हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्टरनेटर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप बिहार TG2 ले लीजिए, चाहे यूपी FISR TG2 ले लीजिए, चाहे आप ITI एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है अल्टरनेटर। ठीक, तो आज हम बात करेंगे अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तक। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तक। इसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर। इसको हम लोग बच्चों सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? ये आपका अल्टरनेटर हो गया। अल्टरनेटर ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अल्टरनेटर जो होता है ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी क्या होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पर आधारित है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे? फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि फ्लक्स जब कटेंगे, जब फ्लक्स आपके कटेंगे तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके लिए दो कंडीशन में बताई थी, या तो आपका फ्लक्स चलायमान हो, या तो आपका आर्मेचर या रोटर चलायमान हो। ठीक, दोनों कंडीशन में आपके फ्लक्स कटते हैं। फ्लक्स कटेंगे तो क्या होगा? बाय द E इज इक्वल टू माइनस एन dφ/dt क्या होगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये जो जनरेटर होता है बच्चों, सिंक्रोनस जनरेटर, ये किस पे चलता है? सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। किस पे? सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। ठीक, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? जब मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया था तो बताया था सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, मतलब सबसे अच्छी स्पीड। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NS से। ये क्या होता है? 120 f/t। ये तो बताया था। ये आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये आपका क्या है? पोल्स है। ये आपका क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा, अब इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब ये कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो अल्टरनेटर जो है आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक, चलिए अब इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन तो देखिए अल्टरनेटर आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर, ठीक है।
और एक दूसरा क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल टाइप। ठीक है, एक क्या होगा आपका सैलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर और ये क्या होगा सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर। चलो ये बताओ सैलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, बताया था ना हमने, बताओ तुम बताओ, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पढ़ाई थी तो बताया था ना, बताओ। देखिए सैलेंट पोल अल्टरनेटर जो होता है आपका हाइड्रो में यूज होता है, किसमें, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है। कहाँ यूज होगा, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होगा। ठीक, और जो आपका सिलेंड्रिकल टाइप होता है ये आपका थर्मल और न्यूक्लियर, टीपी का पावर प्लांट ये यूज होता है, याद रखना होगा इसको। ठीक है, इसमें तो आगे बताएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अल्टरनेटर आपके दो होते हैं। ठीक, अल्टरनेटर हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सैलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर, ठीक, और एक होता है आपका सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। अब चलो इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी संरचना जो होती है, इसकी जो संरचना होती है आपके डीसी जनरेटर की तरह ही होती है। ठीक, इतना समझ लो। ठीक, इसकी संरचना किसके समान होगी, डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है, हम मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका स्टेटर, क्या हो जाएगा स्टेटर, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका रोटर हो जाएगा। उसमें क्या था, आर्मेचर था, इसमें क्या हो जाएगा रोटर हो जाएगा। ठीक, अब स्टेटर में क्या क्या आता है बेटा, आपका पहला आता है फ्रेम, क्या आता है फ्रेम, फ्रेम को हम लोग बोलते हैं क्या, योक या ढांचा, क्या बोलते हैं ढांचा। ठीक, क्लियर है। उसके बाद आता है स्टेटर कोर, स्टेटर कोर। उसके बाद क्या आता है, इसको डीपली में इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सब तुम लोग पढ़े हो। ठीक, और क्या होता है आपका स्टेटर स्लॉट्स होते हैं, स्टेटर स्लॉट्स होते हैं। और क्या होता है चौथा, स्टेटर वाइंडिंग होती है। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग होती है। ठीक, अब रोटर, ठीक, रोटर दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सैलेंट टाइप रोटर, एक होता है सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। क्लियर है इतना? अब बारी बारी से इनके बारे में बताते हैं थोड़ा। ठीक, पहला आता है आपका फ्रेम, क्या आता है आपका फ्रेम आता है, क्या आता है फ्रेम। या योक। देखिए फ्रेम क्या होता है, किसी भी मशीन का ढांचा होगा, किसी भी मशीन का जो बाहरी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रेम कहलाएगा, ढांचा कहलाएगा। ठीक, ये किसका बना होता है गौरव, किसका बना होता है, और बड़ी मशीन इसका बना होता है कास्ट आयरन का, या ठीक। दूसरा इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि बाहरी आघातों से बचाएगा, बाहरी आघातों से बचाएगा। ठीक, और क्या करता है
मशीन के सभी पार्ट्स को ध्यान रखता है। ये सब क्या है, वही चीज़ है, ठीक। और क्या करेगा, फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देगा, ठीक ठीक। ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है। क्या होता है, देखा ना, ये वृत्ताकार होता है, ठीक। चलो अब आता है आपका स्टेटर कोर। क्या बेटा आता है, स्टेटर कोर, स्टेटर कोर। ठीक, जो आपका स्टेटर कोर होता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, फ्रेम में स्थापित करते हैं। कोर देखे हो ना, ठीक। उसको क्या कहते हैं, स्टेटर कोर को फ्रेम में स्थापित करते हैं, ठीक है। इसको किसमें स्थापित करते हैं, फ्रेम में। अब बना किसका होता है, ठीक है, बना किसका होता है, तो ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक, सिलिकॉन की मात्रा कितनी हुई, 3% और स्टील की 97%। ये याद है ना, भूले तो नहीं हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका रोटर। वाइंडिंग तो जानते हो, कॉपर की होती है। अब आता है आपका रोटर। आफ्टर दैट रोटर। रोटर, तो रोटर बेटा हमने बताया आपको दो होते हैं, एक सैलेंट टाइप रोटर होता है, एक सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है, ठीक। तो चलो पहले हम देख लेते हैं सैलेंट टाइप। क्या है, सैलेंट टाइप। इसके जो पोल होते हैं वो उभरे होते हैं, ठीक है। इसके पोल क्या होते हैं, उभरे होते हैं। इसके पोल उभरे हुए होते हैं। इसके जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। और क्या होता है, इनकी स्पीड जो होती है, स्पीड कितनी है, 50 आरपीएम से 500 आरपीएम, ठीक। इनकी जो स्पीड है, रेंज क्या है, 50 आरपीएम से लेकर 500 आरपीएम, ठीक। अब देखो मान लो अगर स्पीड आपकी एनएस स्पीड कितनी है, 500 आरपीएम, तो पोल चलो निकालते हैं। तो पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120F/N हो गया ना। ऐसे पोल निकाल लो, तो 120, फ्रीक्वेंसी कितनी होती, 50 और स्पीड कितनी थी, 50। तो कितने बीट पोल हो गया, 120 पोल। कितने, 120 पोल। तो जब आरपीएम आपका 50 होगा तो पोल्स कितना होगा बेटा, 120 पोल्स होंगे, ठीक है। और जब आपकी अब जब यहाँ पे आरपीएम कितना होगा आपका, 500 होगा, ठीक। तो चलो 500 निकाल लेते हैं। तो 120 गुणे 50/500। अब स्पीड क्या है, हम लोअर और हाईएस्ट की निकाल लेते हैं, क्या क्या पोल्स होंगे। तो क्या हुआ, काटा पिटा काटो, कितना आया, 12 पोल्स, ठीक। तो कितने होंगे, 12 पोल्स, ठीक।
तो कितने होंगे 12 पोल। ठीक है, चल मैं चलो अब बात करते हैं कि इनका जो व्यास होगा। ठीक, व्यास पता ना क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, तो यही तो डायमीटर होता है, पूरा डायमीटर ही होता है ना। ठीक, तो इनका जो डायमीटर होता है कितना होता है 3 to 6 मीटर। कितना होता है इनका डायमीटर 3 से 6 मीटर इनका डायमीटर होता है। साइलेंट पोल का जो रोटर होता है उसका डायमीटर कितना होता है 3 से 6 मीटर डायमीटर होता है। ठीक है, और इनमें क्या होती है, नॉइज ज़्यादा होती है, नॉइज ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो स्पीड इनकी कम होती है इसलिए ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं। जब इनको घुमाया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में तो ये आवाज़ क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सिलेंड्रिकल। क्या आता है सिलेंड्रिकल। इसके बाद आता है आपका सिलेंड्रिकल। साइलेंट पोल कहाँ यूज होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है। ठीक, अब आता है आपका सिलेंड्रिकल। टीपी, सॉरी सिलेंड्रिकल रोटर, टीपी याद आ रहा आपको। देखो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, इसके जो पोल होते हैं चिकने होते हैं। क्या होते हैं, चिकने होते हैं और बेलनाकार होते हैं। क्या लिखेंगे, इसके पोल चिकने और बेलनाकार होते हैं। इसके पोल क्या है, चिकने और बेलनाकार होते हैं। ठीक, और क्या खास बात है इसमें, इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड जो होती है 1000 से लेकर कितनी होती है 1000 आरपीएम टू 3000 आरपीएम। इनकी जो स्पीड होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे स्पीड इन्होंने कितनी है 1000 दिया है, तो अगर हम पोल निकालें तो पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 120F/N होगा ना। ठीक, तो यहाँ से लोग पोल निकाल लेते हैं, तो 120 गुणे 50 बटे 1000। ठीक, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 2 छक 12। तो जब आपकी जब स्पीड आपकी 1000 होगी तो पोल्स कितने होंगे बेटा 6। और जब स्पीड आपकी 3000 होगी कितने पोल होंगे 2। सब पढ़ाया हमने। ठीक है, समझ में आया। अब इनका जो व्यास होता है, डायमीटर इनका जो होता है, इनका डायमीटर कितना होता है, इनका डायमीटर जो होता है 0.5 mm से 1.5 mm होता है। ठीक है, इनका व्यास क्या है, कम है। ठीक है, अब इनका प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, टर्बो अल्टरनेटर में करेंगे। कहाँ करेंगे, टर्बो अल्टरनेटर। टर्बो अल्टरनेटर क्या होता है, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है, रेंज इनकी कितनी है 1500 लेकर 3000 आती है। ठीक है, और इनमें पोल कितने होते हैं 2 से लेकर 4 पोल होते हैं। समझ रहे हो। ठीक, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे हम, स्टीम टर्बो अल्टरनेटर और गैस टर्बो अल्टरनेटर में हम लोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे जो आपका अल्टरनेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो कैसा होता है।
आपको पता है कि डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक बात और ध्यान दीजिए कि अल्टरनेटर में क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है। किसका? जड़त्व का गुण पाया जाता है। क्या होता है? जड़त्व का गुण पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्या होगा? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। मतलब इसमें जो टार्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे इंडक्शन मोटर क्या थी, सेल्फ स्टार्टिंग थी, उसमें टार्क किसके कारण उत्पन्न होता था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका रोटर होता है उसके अंदर क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि वो स्टार्ट नहीं हो पाता है, और जब स्टार्ट नहीं हो पाता तो हंटिंग करने लगता है। हंटिंग का तो मतलब ऑक्सीलेशन उत्पन्न होता है, यूं करने लगता है, समझ रहे हो। तो इस रोटर को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटर का प्रयोग करते हैं। एक्साइटर मतलब कि जो रोटर को चला दे, ठीक। तो रोटर को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो मेथड है आपका डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग करने से क्या होता है कि ये क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग हो जाता है। डैम्पर वाइंडिंग का अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर में हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है, डैम्पर वाइंडिंग इसको सेल्फ स्टार्टिंग बना देती है। क्या करती है, सेल्फ स्टार्टिंग बना देती है, ठीक। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है। तो इसकी संरचना जो होती है, अगर इसकी संरचना की बात करें, इसके समान होती है सिंक्रोनस मोटर के समान। किसके? सिंक्रोनस मोटर के समान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो आपका अल्टरनेटर है, या तो ये कह देगा कि सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होगी, अल्टरनेटर के समान होगी, या पूछ लेगा कि अल्टरनेटर की संरचना किसके समान होती है, तो सिंक्रोनस मोटर के समान होती है, ठीक। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। अब इसके रोटर को घुमाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। किसका? डीसी शंट मोटर, ठीक। दूसरा क्या है, पोनी मोटर। पोनी मोटर जो होती है आपकी इंडक्शन मोटर होती है, ये भी याद रखिएगा। पोनी मोटर जो होती है आपकी क्या होती है, इंडक्शन मोटर होती है। और तीसरा बैटरी, प्राइम मूवर, इन सब का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, रोटर को एक्साइट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ में आया इतना? अब देखो हम बात करेंगे कि अल्टरनेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन, देखो ईएमएफ इक्वेशन के कई फॉर्म में हम ईएमएफ इक्वेशन दे सकते हैं। देखिए पहला क्या होता है आपका, केडी होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक। और उसके बाद होता है आपका केपी, इसको बोलते हैं पिच फैक्टर। क्या बोलते हैं, पिच फैक्टर, ठीक। और यहां पे एफ क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक। टी क्या आपके टर्न्स है, टी क्या आपके टर्न्स है, ठीक। तो चलिए इसका अगर हम ईएमएफ इक्वेशन देखें तो देखिए इसके ईएमएफ इक्वेशन कई तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपसे कई प्रकार से ईएमएफ इक्वेशन पूछ सकता है, ठीक। पहला अगर हम ईएमएफ इक्वेशन बोले तो इसका होता है E इज इक्वल टू 4 KF KP KD
FT5। ये आपका एक ईएमएफ इक्वेशन पूछ सकता है इस तरह से। ठीक, यहां पे KF क्या है बेटा, ये आपका फॉर्म फैक्टर है। क्या है? फॉर्म फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.11 होती है ना। ये आप लोगों ने इसी फंडामेंटल में पढ़ा था, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। ठीक, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, KF इज इक्वल टू IRMS अपॉन IAV। इसकी वैल्यू होती 1.11। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन आप दे सकता है क्या, E इज इक्वल टू 4.4 जब क्या होगा, KP की वैल्यू 1 रख दे, ठीक है, और KD की वैल्यू क्या रख दे, 1 रख दे, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा आपका FT5। तब आपका ईएमएफ का इक्वेशन ये हो जाएगा। समझ में आया बेटा? और अब दूसरा बात करें, ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा, ये होगा आपका 4.44 KP KD FT5। ये आपका ईएमएफ का इक्वेशन होगा। ठीक, अगर इसी को हम 3 फेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 3 फेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इक्वेशन √3 4.44 KP KD FT5। ये हो गया। तो ये आपके अल्टरनेटर के ईएमएफ इक्वेशन है। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि KP और KD की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, KP और KD की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, KP को हम लोग बोलते हैं पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। ठीक, ठीक है, KP को बोलते हैं पिच फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अब देखिए KP क्या होता है, KP आपका होता है प्रति कुंडली प्रेरित ईएमएफ का सदिश योग। पर कॉइल में जो आपके ईएमएफ इंड्यूस होंगे उनका जो सदिश योग होगा बटे प्रति कुंडली प्रेरित ईएमएफ का अंकगणितीय, क्या अंकगणितीय योग, मतलब प्रति कुंडली में जो आपका ईएमएफ होगा उसका जो आपका सदिश योग होगा, और प्रति कुंडली में जो आपका ईएमएफ होगा उसका अंकगणितीय योग का अनुपात क्या कहलाता है, आपका पिच फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है आपका, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 2E cos अल्फा बाई 2। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2E cos अल्फा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 2E हो जाएगा। ठीक, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2। इट मीन्स यहां से ये पता चलता है बच्चों कि जो KP की वैल्यू होगी वो क्या होगी, cos अल्फा बाई 2। समझ में आया? अब इसके बाद जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है।
ठीक, ये क्या होता है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉइल वाइंडिंग होती है, ठीक है, वही कंडीशन में भी होती है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन कॉइल और कंसंट्रेटेड कॉइल में जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा उनका अनुपात क्या कहलाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि जो आपका है यहाँ है KD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है आपका साइन m बीटा बाई 2। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और से कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है। और m साइन बीटा बाई 2 ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया। ठीक, सर मैं ये तो आपका फॉर्म फैक्टर हो गया। ठीक, मतलब क्या, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फिट फैक्टर क्या होता है, कॉस अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ये हो गया साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2। ये आपको तीनों फैक्टर आपको याद करने हैं, ठीक है, ये तीनों फैक्टर आपको याद करने हैं क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।